महात्मा गांधी, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में बहुत कुछ आता है ना। पर क्या कभी सोचा है कि एक शर्मीला औसत सा दिखने वाला लड़का आखिर राष्ट्रपिता कैसे बन गया? चलिए आज इसी सफर को, उनकी इस कहानी को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1869 से। ये वो साल था जब इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने वाला था। एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो आगे चलकर दुनिया का इतिहास ही बदलने वाला था। पर मजे की बात देखिए, मोहनदास करमचंद गांधी बचपन में कोई असाधारण बच्चे नहीं थे। बिल्कुल एक आम, बल्कि थोड़े शर्मीले और पढ़ाई में भी औसत ही थे। मतलब उन्हें देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये लड़का एक दिन इतना महान बनेगा। तो सवाल वही है, ये साधारण सा लड़का आखिर राष्ट्रपिता बना कैसे? कौन से वो मोड़ थे उनकी जिंदगी में जिसने मोहनदास को महात्मा बना दिया? यही तो हमें जानना है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं उनकी जड़ों तक, उनकी नींव को समझते हैं। देखते हैं कि वो कौन सी शुरुआती बातें थीं, कौन से वो मूल्य थे जिन्होंने मोहनदास के अंदर एक महात्मा की बुनियाद रखी। तो 2 अक्टूबर 1869, गुजरात का पोरबंदर, यही उनका जन्म हुआ। पिता थे करमचंद गांधी, जो वहां के दीवान थे। पर उनके जीवन पर जो सबसे गहरा असर पड़ा ना, वो था उनकी माँ पुतलीबाई का। वो बहुत ही धार्मिक महिला थी। और कहते हैं ना, माँ पहली गुरु होती है। तो बस उन्हीं के दिए संस्कारों ने मोहनदास के मन में सत्य, संयम और अहिंसा के वो बीज बो दिए जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हथियार बने। और ये मूल्य ताउम्र उनके साथ रहे। अब उनकी शुरुआती जिंदगी को देखें तो वो भी कोई आसान नहीं थी, संघर्षों से भरी हुई थी। भारत में एक औसत स्टूडेंट, फिर जैसे तैसे इंग्लैंड जाकर लॉ की पढ़ाई की, और जब भारत वापस आए तो एक वकील के तौर पर नाकामयाब रहे। मतलब सफलता तो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो मोड़ था दक्षिण अफ्रीका। ये वो जगह थी जहां मोहनदास को असल में मोहनदास का मकसद मिला। साल था 1893। दक्षिण अफ्रीका में एक ठंडी रात और एक ट्रेन का सफर। इसी सफर में सब कुछ बदल गया। जब उन्हें सिर्फ गोरों के लिए बने डिब्बे से धक्का मारकर सामान समेत बाहर फेंक दिया गया, तो वो सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, नहीं, वो एक चिंगारी थी। नस्ल के नाम पर हुए उस भेदभाव ने उनकी आत्मा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। और बस उसी चिंगारी ने एक आग को जन्म दिया, और उस आग का नाम था सत्याग्रह। सोचिए, अन्याय से लड़ने का एक ऐसा तरीका, एक ऐसा हथियार जिसमें हिंसा की कोई जगह ही नहीं थी। ये सिर्फ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये थी सत्य पर टिके रहने की जिद, सच की ताकत। दुनिया ने इससे पहले लड़ाई का ऐसा तरीका कभी नहीं देखा था। तो 1915 में जब गांधी जी भारत वापस आए तो वो पहले वाले मोहनदास नहीं थे। वो अब सिर्फ एक वकील नहीं थे, वो अपने साथ एक आजमाया हुआ एक बहुत शक्तिशाली हथियार लेकर आए थे, सत्याग्रह। और अब बारी थी इसे अपनी मिट्टी पर, अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करने की। और उन्होंने शुरुआत भी की तो कहाँ से? बिल्कुल जमीन से जुड़कर। 1917 में चंपारण गए नील की खेती करने वाले किसानों के हक के लिए। फिर 1918 में खेड़ा के किसानों के लिए आवाज उठाई, टैक्स माफी के लिए। और उसी साल अहमदाबाद में मिल मजदूरों के अधिकारों के लिए खड़े हो गए। और जानते हैं क्या हुआ? एक के बाद एक तीनों में सफलता मिली। इन जीतों ने उन्हें रातों रात पूरे देश का हीरो बना दिया। अब गांधी जी का कैनवस बड़ा होने वाला था। वो अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहने वाले थे। अब बारी थी सीधे सीधे सबसे बड़ी ताकत यानी ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देने की। और फिर शुरू हुआ आंदोलनों का वो दौर जिसने अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिला दी। एक के बाद एक 3 बड़े राष्ट्रीय आंदोलन, हर आंदोलन पिछले वाले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा असरदार। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में वो ऐतिहासिक दांडी मार्च, और फिर 1942 में आखिरी और सबसे बड़ा प्रहार, भारत छोड़ो आंदोलन। असहयोग आंदोलन सिर्फ अंग्रेजों का साथ ना देने तक सीमित नहीं था। इसके कुछ प्रतीक थे जो बहुत शक्तिशाली बन गए, जैसे कि खादी, चरखा और स्वदेशी। ये सिर्फ कपड़े या सामान नहीं थे, ये आत्मनिर्भरता का ऐलान थे। ये ब्रिटिश राज को ये बताने का तरीका था कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर आया साल 1930। गांधी जी ने इस बार एक ऐसे कानून को चुनौती देने की ठानी जो सुनने में बहुत छोटा लगता था,
नमक कानून, पर ये अंग्रेजों के अहंकार का प्रतीक था। तो इस कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने शुरू की दांडी यात्रा, और ये कोई 1-2 दिन का मार्च नहीं था, ये पूरे 24 दिन तक चला। और इन 24 दिनों में वो कितना चले पता है? लगभग 390 किलोमीटर्स पैदल। जरा सोच कर देखिए, 61 साल का एक दुबला पतला इंसान सिर्फ अपनी लाठी के सहारे पैदल चलकर दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को हिला रहा था। इस एक मार्च ने पूरे देश में जैसे एक नई जान फूंक दी, आज़ादी की लड़ाई को एक नई आग मिल गई। और फिर 1942, अब तक सब कुछ सहने वाले अहिंसा के उस पुजारी ने अपना सबसे शक्तिशाली और आखिरी नारा दिया, करो या मरो। यह अंग्रेजों के लिए एक सीधा और साफ संदेश था कि अब बस, अब या तो आज़ादी मिलेगी या हम मिट जाएंगे। बातचीत का समय खत्म हो चुका था। इन सभी आंदोलनों का असर ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिल गई और आखिर में भारत आज़ाद हुआ। लेकिन क्या गांधी जी की कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनकी असली विरासत तो उनके विचारों में है, जो आज भी जिंदा है। 15 अगस्त 1947 भारत को आज़ादी मिली। चारों तरफ जश्न था, पर इस जश्न के पीछे एक बहुत गहरा जख्म भी था, बंटवारे का जख्म। देश 2 टुकड़ों में बंट गया था और हर तरफ दंगे हो रहे थे। गांधी जी इस सबसे बहुत ज्यादा दुखी थे। जिस आज़ादी के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, वो ऐसी होगी उन्होंने कभी नहीं सोचा था। और फिर वो दिन आया, 30 जनवरी 1948। वो रोज की तरह एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, जब नाथूराम गोडसे नाम के शख्स ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उस एक पल में देश ने अपने बापू को, अपने राष्ट्रपिता को खो दिया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान मरता है, विचार नहीं। उनके शरीर को तो खत्म कर दिया गया, पर उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं। उनकी सबसे बड़ी सीख कि अहिंसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और जीत हमेशा सच की होती है, ये आज भी हमें रास्ता दिखाती है। सत्य के प्रयोग जैसी उनकी किताबें, वो सिर्फ कोई ऑटोबायोग्राफी नहीं है, वो एक गाइड है, एक दर्शन है। और इसी वजह से गांधी जी आज सिर्फ भारत के नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए शांति और नागरिक अधिकारों का सबसे बड़ा चेहरा हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आज की दुनिया, जहां हर तरफ तनाव है, लड़ाई है, संघर्ष है, ऐसी दुनिया में गांधी जी की अहिंसा क्या आज भी उतनी ही मायने रखती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब शायद हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।